नियमित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में निसंतानता, जागरूकता और उपचार इस विषय पर डॉक्टर संगीता सिन्हा से ली गई भेंट करता है के परेश। श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने से पहले या इस विषय की जानकारी आपको देने से पहले हम जरूर आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें तमाम संस्कार हैं और उन्हीं में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। और जब विवाह संस्कार संपन्न होता है तो परिवारजनों को भी, समाज को भी इंतजार होता है कि उस परिवार की वृद्धि कब हो रही है। लोग बहुत जल्दी ये इंतजार करते हैं कि आंगन में किलकारियां गूंजे और जब ऐसा नहीं होता है और तब बहुत सारी बातें होती हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ आज स्टूडियोज में डॉक्टर संगीता सिन्हा मौजूद हैं जो रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर संगीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संगीता, सबसे पहले जैसा कि आज हमने जिक्र किया, आज हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तो आखिर ये है क्या? अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि निसंतानता क्या है। जैसे आपने बताया, विवाह के बाद डेफिनेटली सास ससुर पिताजी सबको ये इच्छा होती है कि कब घर में नया मेहमान आएगा। नॉर्मली अगर कोई कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, अनप्रोटेक्टेड कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं और 6 मंथ से 1 ईयर तक अगर वो साथ में रहते हैं, रेगुलर सेक्स होता है, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, बिना परहेज के, तो हम लोग उनको कहते हैं कि आप एक बार डॉक्टर से दिखाएं और उनको निसंतानता के एक कैटेगरी में लेने की कोशिश करते हैं, उनकी जांच शुरू करने की कोशिश करते हैं। पर यही कपल अगर इनकी शादी लेट होती है, सपोज 35 ऑनवर्ड्स, तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि आप विद इन 6 मंथ्स आपने अगर रेगुलर इंटरकोर्स किया है विदाउट प्रिकॉशन, तो फिर अगर फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही तो आप डॉक्टर की सलाह लें। बिल्कुल। डॉक्टर संगीता, यहाँ एक जांच की जो बात आपने की, तो अक्सर जब भी जांच की बात होती है तब स्त्री की ही जांच की बात ज्यादा हम देखते हैं अपने समाज में। लेकिन क्या आप मानती हैं एक विशेषज्ञ होने के नाते कि ये बात दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, पुरुष और स्त्री? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली रिस्पांसिबल। अगर जैसे हमने जो कैटेगराइज करते हैं, 30 to 40% फीमेल इज रिस्पांसिबल, 30 to 40% इज मेल, इक्वली 20 से 30% दोनों रिस्पांसिबल होते हैं। 10% में या 15% में हमें ये पता नहीं चलता कि क्यों इनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसीलिए हम लोग हमेशा मरीज को ये सजेस्ट करते या कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ आइए फॉर द ट्रीटमेंट। ये नहीं कि सिर्फ फ्रेंड के साथ या मदर इन लॉ के साथ। हमेशा उनको काउंसलिंग या जो भी चीजें होती है वो पति पत्नी दोनों के साथ में आए और इक्वली दोनों रिस्पांसिबल है इसके लिए, ना कि महिला ना कि पुरुष। जी डॉक्टर संगीता, एक जमाना था जब एक लंबे समय तक जब संतान नहीं होती थी और निसंतानता की बात होती थी, एक विशेषज्ञ होने के नाते एक जोड़े को कब तक समझना चाहिए कि उनमें समस्या है और कब उपचार की तरफ जाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया, 35 ऑनवर्ड्स अगर मैरिज हो रही है तो विद इन 6 मंथ्स आप डॉक्टर को टच करिए। अगर आप रेगुलर सेक्स कर रहे हैं और आपके माइंड में है कि आपको प्रेगनेंसी होनी है जी। पर अगर 25, 26, 27 साल में शादी हो रही और आप बहुत कीन है कि मेरी प्रेगनेंसी जल्दी आ जाए, आप कोई प्रिकॉशंस यूज नहीं कर रहे, तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स, रेगुलर सेक्स, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। और उसमें नॉर्मली जैसे जांच की बात मैंने की, तो आप नॉर्मल जो पहला टेस्ट हम कोशिश करते हैं ऑर्डर करने का, वो एक सीमेन टेस्ट होता है, हिस्ट्री एंड काउंसलिंग। देखिए, और नॉर्मली क्या होता है, लोगों को लगता है कि नहीं, हम ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो IVF हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास अगर 100 मरीज आते हैं तो सिर्फ 20 मरीजों को IVF की जरूरत होती है, बाकी 80% दे डिडंट नीड एनी हाई एंड ट्रीटमेंट। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि कौन सा उनको फर्टाइल डेज है जी। तो काउंसलिंग एक जो पार्ट है ना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हस्बैंड एंड वाइफ नॉर्मली पहले हम लोग दोनों से बात करते हैं, फिर हमको लगता है अगर पत्नी कुछ हिचकिचा रही है कुछ कहने में तो अलग से वाइफ से बात करते हैं, फिर अलग से हस्बैंड से बात करते हैं और फिर दोनों से कंबाइंड बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, स्टडी सेज कि सिर्फ 20% डॉक्टर के साथ काउंसलिंग करने से प्रॉपर सेक्स फर्टाइल पीरियड की जानकारी से ही प्रेगनेंसी आ जाती है। जी। तो हमेशा कपल्स को दोनों को साथ में मिलकर आना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर संगीता, एक जमाना था जब उपचार की बात बहुत कम होती थी, लोग दुआओं की बात करते थे, ईश्वर के शरण में जाते थे, लेकिन अब जमाना परिवर्तित हो गया, अब विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो एक निर्धारित समय तक जब संतान की उत्पत्ति नहीं होती और कोई समस्याएं जब उभर कर आती हैं, तो वो क्या आधुनिक तकनीकें हो सकती हैं, जैसा आपने जिक्र किया, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर ले, IVF, तमाम चीजें, इनकी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दें। जी देखिए, डेवलपमेंट तो बहुत ही ज्यादा हर क्षेत्र में हो रहा है और साइंस के क्षेत्र में आई थिंक और भी ज्यादा। मेडिकल फील्ड काफी डेवलप कर रहा है। तो अभी जो पुरानी जमाने में बात होती थी, शुक्राणु मेल की बात अगर करें तो उनके स्पर्म्स निल हैं या एब्सेंट हैं। आज की डेट में अगर ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो हमारे पास बहुत सारे इवैल्यूएशंस होते हैं, उनके शुक्राणु को चेक करना, उनके एग्जैक्टली साइट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, उनके टेस्टिस में प्रॉब्लम है, प्री टेस्टिकुलर फैक्टर है, पोस्ट टेस्टिकुलर फैक्टर है। आजकल टेस्टिस से स्पर्म्स निकाल के हम यूज कर सकते हैं। तो टेसा 1C, IVF पुरुष के मामले में, पहले जमाने में ऐसा होता था कि शुक्राणु निल है तो बाहर से शुक्राणु यूज करें, अभी भी हम करते हैं। अगर ऐसा होता है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी है, एब्सेंट टेस्टिस है, बचपन में ऐसा हुआ कि चोट लगी और गोला निकालना पड़ा, तो स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक एक नया टर्म है, बहुत कॉमन पब्लिक को या जनता को मालूम नहीं। जैसे हमारे को ब्लड की जरूरत होती है तो हम ब्लड बैंक जाते हैं और हम टेस्टेड ब्लड वहां से लेते हैं, जिसको लेने से और लगाने से हमारे को पता है कि ये ब्लड में कोई हानिकारक चीज नहीं है। सेम मैटर्स फॉर द स्पर्म बैंक। जी। तो कभी कभार पुरुष को ऐसी कोई चीज की ऐसा लगता है कि उनके टेस्टिस एट्रोफिक है, उनके अपने स्पर्म्स नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज मेडिकल थिंग्स, तो उनको हम लोग स्पर्म बैंक से स्पर्म्स मंगा के एंड देन उनको वाइफ को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते हैं। जी। तो अभी थोड़ा सा ये चीज भी बताना चाहूंगी कि रेगुलेशंस भी बहुत सारी आ गई हैं। जैसे अभी हम जो ART रेगुलेशंस एक्ट आ गए हैं, तो उसके लिए स्पर्म ART क्लिनिक्स, ART बैंक्स, जैसे ब्लड बैंक रिकॉग्नाइज्ड हैं, लिस्टेड है, वैसे ही ART बैंक्स की लिस्टिंग हो रही है एंड वी आर गिविंग मैसेज टू द जनरल पॉपुलेशन कि ऑलवेज प्रोक्योर स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्म बैंक, ताकि आपकी टेस्टेड और सही चीज आपके अंदर जाए। सेम सपोज पुरुष के में इनफर्टिलिटी का कोई कारण नहीं है, अगर हम महिला की तरफ जाते हैं, अभी आजकल ऐसा है कि एल्डरली सपोज 35-36 ऐसी शादियां हो रही, जब IVF के थ्रू एल्डरली पेशेंट्स में भी हम लोग एग्स को बना के, इंजेक्शंस इतने एडवांस हो गए, इंजेक्शंस भी आजकल काफी रिफाइंड और रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस आते हैं, तो उस इंजेक्शंस को हम लोग इंजेक्शंस लगा के एंड बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनके कम अंडे बन रहे हैं, एग पूलिंग कर लेते हैं। एग पूलिंग का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो सपोज समवन इज 35, 38, 40, बहुत ही कम अंडे बन रहे हैं, हमने उनको इंजेक्शंस लगाया, सपोज उनके 2 ही अंडे बने, हमने उनको निकाला, स्पर्म को फर्टिलाइज किया और भ्रूण बना के स्टोर किया, सपोज एक ही भ्रूण बना, नेक्स्ट साइकिल हम फिर उनको स्टोमुलेट करते, फिर एक भ्रूण बनाते और फिर ट्रांसफर करते। तो IVF टेक्निक जो है वो एल्डरली पेशेंट्स के लिए, एब्सेंट स्पर्म वालों के लिए, जहाँ पे शुक्राणु निल है, इन लोगों के लिए काफी एक वरदान जैसी सिद्ध होती है। वरदान, देखिए हम इस धरती पे आए हैं, हमारे जाने के बाद हमारे को क्या लगता है, तो एवरीबडी फील्स की जाने के बाद एटलीस्ट उसका नाम रहे, उसकी जीन्स यहाँ पे रहे। तो विद दीज ऑल लेटेस्ट टेक्निक, in most of the patients, I can't say in 100% of patients, but in most of the patients, we are able to make them pregnant with their own genetic material. बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो कि उसके इंसान के मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा वंश, बिल्कुल, ये एक चीज जो इंसान में है ना, वो उसको खुशी देती है और एक मरने के लास्ट डे तक। जैसे आप एक देखेंगे, मतलब मान लो कोई फादर है, उससे पूछेंगे सपोज के ओल्ड एज क्या चाहिए, बेटे को बुला देते, मिलना था। सो दे विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी, एनीथिंग एल्स, दे जस्ट फील उनके बच्चे वहां पे हैं। तो ये इमोशंस हम लोग डे बाय डे इसको फील करते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी एक गिफ्टेड चीज है IVF के थ्रू। जी। और वंश की बात तो आपने बहुत अच्छी कही, और साथ ही संतान जो है वो न सिर्फ
माता पिता को बल्कि पूरे परिवार को एक सुख देती है और ये बहुत अहम चीज है। डॉक्टर संगीता, आपने बहुत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं निसंदेह, और भी इस विषय पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसी बीच श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संगीता सिन्हा जी से डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में। डॉक्टर संगीता, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ कौन कर सकता है, इसके बारे में कोई दिशा निर्देश है? जी, अभी क्या है कि किसी भी चीज में वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स है। मेरे को लगता है इंसान पे थोड़े रेगुलेशंस भी जरूरी है। बहुत सारी मशरूमिंग्स भी हो रही थी आईवीएफ क्लिनिक को या सरोगेसी को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये एक्ट लागू कर दिया है आईवीएफ के लिए। तो उसमें उन्होंने क्लिनिक्स को स्क्रूटनाइज किया है, जैसे लेवल 1 क्लिनिक, लेवल 2 क्लिनिक एंड सरोगेसी क्लिनिक्स। तो सबके लिए मापक है कि कौन ये कर सकता। अगर मैं आईवीएफ की बात करूं तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट, एक्चुअली इसके लिए स्पेसिफाइड डिग्री की नीड नहीं है, पर जो गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे सपोज मैं 15-16-17 साल से आईवीएफ कर रही हूं, तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट जो कि सपोज अपकमिंग गायनेकोलॉजिस्ट, अगर वो मेरे अंडर में 3 इयर्स आईवीएफ की ट्रेनिंग लेते हैं, वो अपना सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में जो कि आईवीएफ का सेंटर है, वहां गायनिक की डिग्री वाले कोई भी डॉक्टर जिन्होंने 3 साल काम किया है और 50 इंडिपेंडेंट केसेस किए हैं, वो आईवीएफ की इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। वैसे ही बहुत सारी चीजों के लिए मानक है, इम्ब्रायोलॉजिस्ट के लिए, एंड्रोलॉजिस्ट के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने एक पूरा कंप्लीट रूल बनाया है। लेवल 1 क्लिनिक के लिए अलग, लेवल 2 के लिए एआरटी बैंक को अलग डिफाइन किया है और सरोगेसी क्लिनिक को अलग डिफाइन किया है। जो आपने जिक्र किया सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके बारे में श्रोताओं को बताएं। बहुत बार कंफ्यूजिंग होते हैं टर्म्स। हम लोग एक अम्ब्रेला के अंदर बोल देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी करना है, मरीज कंफ्यूज है ना, जनरल पब्लिक भी कंफ्यूज होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे एक होता है आईवीएफ। सपोज जैसे मैं बहुत क्विकली एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। जैसे फीमेल्स में एक बच्चेदानी होती है, एक अंडेदानी होती है और एक नली होती है। तो सपोज किसी फीमेल्स की बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है, अंडेदानी भी काम करी, सपोज वो 26 साल की या 28 साल की महिला है, पर उसकी नली किसी कारण से बंद हो गई। सपोज बचपन में कोई ट्यूबरक्लोसिस या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो अब ये अंडे क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो इनको आईवीएफ की जरूरत है। क्या करना, क्यों? अंडे को निकालना है और हस्बैंड के शुक्राणु के साथ उनको डिस्क में छोड़ देते हैं। वो अपने आप फर्टिलाइज होते हैं और वापस उसको बच्चेदानी में डाल देते हैं। ये आईवीएफ का रीजन क्या था? चूंकि उनकी नली बंद थी। वैसे ही एक दूसरा कपल सपोज आया, महिला की उम्र 26 साल 28 साल ऐसे है, पर पुरुष के शुक्राणु कमजोर है। नॉर्मली 15 मिलियन से ऊपर होने चाहिए, ये 5 मिलियन 7 मिलियन है। तो ये शुक्राणु अंडाणु को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे, तो भ्रूण नहीं बन पा रहा। इन केसेस में क्या करना है? अंडाणु और शुक्राणु की मीटिंग करानी है। वो उनको हम लोग एक अंडाणु और एक शुक्राणु उनको फर्टिलाइज करते हैं विद एक बड़ी माइक्रोस्कोपिक मशीन में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सपोज वो तीसरी महिला है जिसकी एक प्रेगनेंसी हुई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, तो डॉक्टर ने उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी और महिला की लाइफ सेव करनी। या कुछ कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी बच्चेदानी में विकार होता है या एब्सेंट यूट्रस भी होता है। अब उसके पास अंडे भी हैं, शादी भी हो गई है, लेकिन यूट्रस नहीं है। तो ऐसी महिलाओं के अंडे निकालते हैं, पुरुष का स्पर्म लेते, और इनको फिर सरोगेसी की जरूरत होती है। एक तीसरी महिला जिनके पास हेल्दी यूट्रस हो, वो अपने यूट्रस को इनको 9 मंथ्स के लिए इनके साथ एग्रीमेंट, एफिडेविट और सारी चीजें बनती हैं। अभी लॉज में काफी चीजें हो गई हैं, बोर्ड से परमिशन लेना और बाकी सब चीजें करने के बाद, तो इसको हम लोग सरोगेसी बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये तीनों पर हम लोग एक लेमैन में एक आईवीएफ अम्ब्रेला के अंदर इसको डाल देते हैं। जी बिल्कुल। बहुत टेस्ट ट्यूब अम्ब्रेला के अंदर। जी, आपने दोनों चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझाया। डॉक्टर संगीता, अगर कोई जोड़ा बच्चे के जन्म में देरी की योजना बना रहे हैं, देर से उन्हें बच्चा हो, तो इसके लिए कोई विकल्प है? ये बहुत ही, ये मैसेज मैं डेफिनेटली आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाज में देना चाहती हूँ। मैरिज लेट है, अभी मैं मैनेजर बन जाऊंगी, फिर सीईओ बन जाऊंगी, तब मैं बच्चे पैदा करूंगी। तो इस केस में नॉर्मली मेल्स का क्या है, 45 प्लस स्पर्म्स आर वेरी गुड। फॉर फीमेल्स की 35 के बाद एक्स की गुणवत्ता घटती जाती। तो अगर वो प्लान करना चाहते हैं लेट, या दूसरे बच्चे के लिए कंफ्यूज हैं, या उनको शादी के लिए एक्चुअल अच्छा पार्टनर ही नहीं मिल रहा, इन सब केसेस में एग फ्रीजिंग, सोशल फ्रीजिंग हम लोग इसको बोलते हैं, वो अपने एग्स को निकलवा के फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीजिंग का मतलब देयर इज ए गैस कॉल्ड लिक्विड नाइट्रोजन, -165 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारे जो गैमेट्स मतलब अंडे या शुक्राणु, दोनों को हम फ्रीज कर सकते हैं। और जब तक हमने उसको उसके अंदर रखा है, चाहे 2 साल हो, 5 साल हो, 4 साल हो, दे विल बी फ्रीज एट दैट एज ओनली।
सपोज किसी महिला ने 32 साल में अपने अंडाणु को फ्रीज करा लिया और 38 साल में निकालेंगी तो अंडाणु की एज जो होगी वो 32 साल की होगी। जी जी जी, ये फायदा है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर संगीता, जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल की जो जीवन शैली है काफी आधुनिक है, समय कम है लोगों को सोचने का और लगातार भाग दौड़ में लोग लगे हुए हैं और निसंदेह इसमें खान पान भी काफी अलग हुए हैं। तो अगर हम बात करें पुरुषों में, अगर वो कुछ गलत आदतों का शिकार हैं जैसे अल्कोहल वगैरह या धूम्रपान वगैरह, और इसी तरह महिलाओं की बात करें उनमें भी अल्कोहल की बात हम कर सकते हैं, या फूड जो जंक फूड की बात कर लें, या फिर जो आधुनिक जीवन शैली है, ये भी क्या जिम्मेदार हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया सर। ये बिल्कुल ही बहुत जिम्मेदार है। आजकल देखो लाइफस्टाइल की वजह से कुछ बीमारियां जो है जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज, ये तो लाइफस्टाइल 90% इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफस्टाइल। जंक फूड, लेट उठना, कंप्यूटर पे बैठना, एक्टिविटीज की ये। इसके अलावा अब हम लोग कहते हैं मॉडर्नाइजेशन काहे का, लेट नाइट्स पार्टी, जी लेट नाइट पार्टी, 2 बजे रात के पहले बिना व्हाट्सएप और बिना फेसबुक के सोते नहीं, और उसके बाद ऑफिस बिना ब्रेकफास्ट के जाना है, फिर वहां पे 2-3 स्मोकिंग करनी है। तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा आप पर कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी, दिस इज प्रूवन कि स्ट्रेस डिक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ ईयर। जो हम IVF भी करते हैं उनको भी हम स्ट्रेस फ्री रहने बोलते हैं, क्योंकि अंडे की गुणवत्ता, भ्रूण की गुणवत्ता, उनके इम्प्लांटेशन का रेशियो घट जाता है अगर वो सारे टाइम स्ट्रेस करते रहते हैं। हमारे सेंटर रेगुलरली हम लोग वहां पे हॉलिस्टिक अप्रोच इन IVF, मेडिटेशन, योगा एंड डाइट, इसकी क्लास, इस काउंसलिंग तो होती ही है, पर अभी रेगुलरली हम लोगों ने एवरी मंथ एवरी IVF पेशेंट हैज टू गो थ्रू दीज रिग्रेस ट्रेनिंग। जब तक आप इतना योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डाइट इंप्रूव नहीं करेंगे, हम उनके भ्रूण ट्रांसफर ही नहीं करते। बिल्कुल, ये एक चीज इम्पोर्टेंट है। बेहतर बात कही आपने। और फिर से एक बार आपकी पसंद का एक और गीत सुनने का समय है। एक पुराने जमाने का गाना है राज कपूर और इसका चोरी चोरी का गाना। जी कौन सा? ये रात भीगी भीगी, ये वाला गाना सर। बिल्कुल, फिल्म चोरी चोरी का बहुत ही मधुर और प्यारा और पुराना है डॉक्टर संगीता सिन्हा से। संगीता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी है और निसंदेह ये जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कुछ और जिज्ञासाएं हैं जिनका निराकरण जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब गर्भ धारण हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश, आजकल जिस तरह की हमने बात की, करियर की बात है या अभी कुछ और समय बात करना है, इस पसोपेश में उस गर्भ को गिरा दिया जाता है, तो इसके बाद गर्भ धारण करने में समस्या आ सकती। देखिए, मिसकैरेज, अबॉर्शन, ये सारी चीजें बीइंग ए IVF स्पेशली ना सुनने में भी बड़ा वो लगता है, पर डेफिनेटली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा होती है आजकल। तो अगर प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है, सपोज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, तो दिस इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डॉक्टर कि आप उसको प्रॉपर काउंसलिंग करें। देखिए, कभी भी बहुत ही इंडिया में जो मिसकैरेज रेट्स हैं और अबॉर्शंस भी जो है, अनइथिकल अबॉर्शंस भी बहुत कॉमन है, जिसपे हमने बहुत कोशिश करी और बहुत लगाम लगाने की भी कोशिश करी है। बिल्कुल, सरकार ने भी और हमारी जो संस्था है, अभी मैं फॉक्सी जो हमारी ऑल ओवर इंडिया जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो संस्था, जो 35,000 डॉक्टर्स की गायनिक डॉक्टर की संस्था है, मैं भिलाई की उसकी प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग भी इस पे काफी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चीज हम होने ना दें। दूसरा, आप ये मैसेज दो, उनको प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए बताना पड़ेगा। और अगर उनसे फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है तो मेडिकल अबॉर्शंस भी आजकल बहुत कॉमन है कि जितनी जल्दी प्रेगनेंसी पता करके उनको अबॉर्ट करने की कोशिश करें और उनको इनकरेज करें कि आप कॉन्ट्रासेप्शन लो। प्रेगनेंसी इज नॉट ए बाउंडिंग। इफ यू आर अफोर्डेबल, इफ आप कर सकते हैं फिजिकली एंड मेंटली, देन वाली यू डू। अदरवाइज रिकरेंट अबॉर्शंस या अबॉर्ट कराना, ये चीजें जो है वो मैसेज एक जाना चाहिए फीमेल को कि इसको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये कोशिश रहेगी। और डॉक्टर संगीता, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में काफी जनसंख्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोग रहते हैं। अगर हम IVF की बात करें या इस तरह की जो तकनीकों की बात करें, जो इसमें जो खर्च आते हैं वो काफी हो सकते हैं, तो इसके लिए एक आम नागरिक के लिए ये क्या उपयोगी हो सकता करें? तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉस्ट तो आता ही है। उसका कारण क्या होता है? मशीनें, दवाइयां, मीडिया, गैसेस। लेकिन
मैं बताऊं, जब मैंने आईवीएफ का जो स्टार्ट किया था आईवीएफ करना, मेरी ट्रेनिंग वॉरविक यूनिवर्सिटी लंदन से, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड इन ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रेनिंग, वो बात होगी 2009 की। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी और फिर मेरा सृजन आया। तो तब से अब तक मैं देखूं तो मेरे को अभी लगता है कि अभी चीजों की मतलब उस समय और अभी में कुछ खास फर्क नहीं है रेट्स में। उसका कारण ये नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, उसका कारण चीजें की एसेसिबिलिटी बढ़ गई है। जी। चीजें की अब हम बहुत सारी चीजें इंडिया में बना रहे हैं, तो कॉस्ट ऑलमोस्ट तब से अब तक एट पार ही है। दूसरा, हम अपने सेंटर्स में, जो मैं अपनी भिलाई की बात करूं, तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जो पुअर पेशेंट्स हैं, जैसे हमने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो मेरी मदर के नाम पे है, शोभा वर्मा चैरिटेबल फाउंडेशन। तो उसमें हमने एक वो बेसिकली दैट इज रन बाय मी, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स, हम लोग फंड करते हैं अपने पर्सनल से। उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि मंथ में हम एक फ्री IVF करें। उसमें जो कोई भी ऐसा कपल जिनकी अर्निंग जो है दैट इज लेस देन 10,000, दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के उनका एक फ्री IVF की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बीच बीच में हम लोग कुछ कैंप्स करते रहते हैं, तो उसमें भी हम लोग कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं। पर फिर भी आप बात करोगे तो पहले से अब तक में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में क्या कुछ समाज सेवी संस्थाएं अपना योगदान दे सकती हैं और सरकार इसके लिए कुछ कर सकती है? देखिए, सरकार का है कि लिमिटेशंस है हर चीज की जी। अब जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग बहुत वाइडली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो गवर्नमेंट को भी, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब आई एम नॉट कि उनको भी किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में, अभी आप देखो ART पहले क्लिनिक्स इतनी ज्यादा नहीं थी तो गवर्नमेंट भी, लेकिन बहुत सारे सरोगेसीज के या ऐसे कुछ इश्यू आ गए तो गवर्नमेंट हैज टू कैप, बिकॉज रूल्स तो के हिसाब से ही चलने चाहिए। लेकिन मैं आपको ऐसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल या चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग इच्छा शक्ति रहती है, अब सपोज अब देखेंगे कैंसर रेट्स भी कितना बढ़ रहा, हार्ट अटैक्स के रेट कितने बढ़ गए, डायबिटीज एंड उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कितने बढ़ गए। बिल्कुल। और उसके बाद भी कोई भी परिवार में अगर ऐसी चीजें आती हैं तो जी जान लगा देते हैं। अच्छा, उनको भी पता है कितना आउटकम मिलना है नहीं पता, पर फिर भी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अपने साइड से पूरा प्रयास करें। मैं ये बताना चाह रही, ये IVF वाली यंग लड़कियां होती हैं, ये जो है, तो अगर उनको आप मोटिवेशन और फैमिली सपोर्ट करें, क्योंकि इनके लिए बहुत लंबी जिंदगी बची है। दे आर 30-35, सो लॉन्ग वे टू गो। कैंसर 60-65, ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चीज जो है, सो अगर पूरी फैमिली सपोर्ट करे, डॉक्टर भी सपोर्ट करे, रेट टू रेट में कि अस्पताल भी चल रहा है और वो भी चल रहे हैं, तो हम लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मेडिकल की बात के लिए मैं एक चीज और मैसेज देना चाहती हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, मेडिकल फ्रीजिंग। कैंसर की बात आई तो मैं बताना चाह रही हूँ, देखिए जैसे अभी लाइफस्टाइल की बात हुई थी, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत सारी चीजें, वैसे कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, पर आप देखोगे कैंसर वैरियर्स भी बहुत है। अभी आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारे ये कैंसर सर्वाइवर्स है जी। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट एडवांस हो गए। तो ऐसे पेशेंट्स को अब हमने एक ऑन्को फर्टिलिटी यूनिट, ऑन्को मीन्स कैंसर एंड फर्टिलिटी, तो ये दोनों डॉक्टर ने यूनाइट होके वी आर कोऑर्डिनेटेड। कैंसर के पास में अगर कोई पेशेंट, कोई यंग लड़की, कुछ हॉजकिंस लिम्फोमा यंग पेशेंट्स में ही होता है जी, उनके पास कोई पेशेंट ऐसा आया और इफ द टाइम परमिट्स, तो हम बताते हैं कि आप अपने शुक्राणु या अंडाणु फ्रीज करा ले, बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्वाइव। एंड आफ्टर द सर्वाइवल, जब 2-4 साल निकल जाते, आप नॉर्मल हो जाते हो, देन देयर इज ए वैक्यूम। तो अगर वो स्पर्म्स या एग्स फ्रीज्ड है तो आप उसको यूज कर सकते हो। वी कॉल इट मेडिकल फ्रीजिंग। एंड जैसे बूम, जो आप एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये सब एडवांसमेंट बहुत ही अच्छा है, जो इंसान को एक ना इमोशन से और लाइफ से जोड़े रखता है कि मेरा वंश तो चलेगा। बिल्कुल, दैट्स इम्पोर्टेंट। डॉक्टर संगीता सिन्हा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, किस तरह से इस अभिशाप को दूर कर हम वरदान में बदल सकते हैं इस बात को। तो आज आप आकाशवाणी आई, अपना अमूल्य समय आपने दिया, इन जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।